फ्रेंड्स, दिस इज़ द प्लेस जो माइनिंग जहाँ होती है हो रही है, और पहले भी इसी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी किंकरी जी की तरफ से। और ये माइनिंग, इसमें क्या है कि जो पत्थर निकलते हैं उससे सीमेंट बनता है, और फर्श में डलने वाले जो मार्बल चिप्स होते हैं वो बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ पानी का चश्मा जिसके बारे में बात हो रही है। वो ये जो वृक्ष है इसके पीछे की तरफ है। ये यहाँ पे ये यहाँ पे पानी का चश्मा है, ये वाला पानी का चश्मा। तो इसके लिए साथ पे ये दोस्तों, ये किंकरी जी के बड़े पोते यहाँ रहते हैं, और उनकी किंकरी जी की जो बहू है वो यहाँ रहती हैं फ़िलहाल। और यहीं से जो सिलसिला माइनिंग का है, ये सारे पहाड़ देखिए आप, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम तो वो जो आपने माइनिंग का जो जगह देखी थी वो यहीं से ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा माइनिंग का। खा रहे हम लोग, नाश्ता करते हैं हम पहले। नमस्कार जी। आज हमारे साथ किंकरी जी के बहुत करीबी बात करने के लिए आए हैं, और आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आप गांव में किस पोस्ट पर है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ कि आप इस किंकरी देवी के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मेरा नाम मीरा देवी है। मैं गांव संगड़ा, ग्राम पंचायत संगड़ा से महिला मंडल सचिव हूँ, और मैं किंकरी देवी जी के बारे में कुछ विषय, उनके जो विषय है, उन्होंने जो संघर्ष किया उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए एक ऐसी नारी रही जिसने हमें बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी उनके प्रेरणा पर अमल करें और चलें। बाकी किंकरी देवी के बारे में जानकारी देती हूँ। किंकरी देवी का संघर्ष सबसे बड़ा पर्यावरण को लेकर था। रेणुका क्षेत्र में जो भी अवैध खनन खाने थी, उनके कारण जो पर्यावरण के नुकसान पहुंचा रहा था, उसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाकर पूरे समाज को इस समस्या के बारे में अवगत कराया था। उनका जो अहम नज़रिया था इस विषय को लेकर वो साफ था, क्योंकि वह चाहती थी इन अवैध खानों के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, उससे हमारे भविष्य की पीढ़ियां कितना नुकसान उठाएगी। वे समाज के बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी और आर्थिक स्थिति के बारे में परवाह न करते हुए इस संघर्ष को जारी रखा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ले गई और पूरे विश्व को इस समस्या के प्रति अवगत कराया। इस संघर्ष में उन्हें समाज के ऊंचे दबके द्वारा काफ़ी दबाया भी गया और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वह फिर भी इसमें डटी रही और अपनी बात को उन्होंने समाज के सामने लाकर रखा। उन्हें इस पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था, जो हम सब के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि
उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए अपनी जीवन में एक ऐतिहासिक पर्यावरण के बारे में एक अच्छा सामाजिक कार्य रचा। और उसके लिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगी कि इस विषय के बारे में ऐतिहासिक रचना रची जाए, ताकि सभी लोगों को ये हासिल हो कि नहीं, इंसान अपने लिए जीता है, लेकिन वो इंसान होता है जो दूसरे के लिए भी जीता है। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि शुरुआती दिनों में, संघर्ष के दिनों में, जब उनको लगा कि ये ब्लास्ट हो रहे हैं और उनके दिमाग में ये आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनके खेत या उनके जो पानी के चश्मे वहाँ पे ख़राब हो रहे थे, तो उस संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। उस संघर्ष के बारे में सभी मिलकर, जो हमारे महिलाएं थी, ज़्यादातर महिलाओं ने सहयोग दिया। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया और रैलियां निकाली, आवाज़ें उठाई, सड़कों पर बैठे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने इतना संघर्ष किया। तो आप उस रैली में, संघर्ष में उनके साथ शामिल थे? हाँ जी, हाँ जी अच्छा। सर, शामिल थे। उनसे हमें बहुत ही मतलब हिम्मत मिलती थी और हमें लगता था कि नहीं, हमें एक अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कितने गांव की महिलाएं उनके साथ थी? हमारा जो ग्राम पंचायत संगड़ाई वहाँ की तो थी, मतलब जो आसपास के गांव हैं जैसे अंधेरी, लुधियाना, रेली, बोली, मतलब काफ़ी छोटे छोटे गांव भी इर्द गिर्द है, तो सभी महिलाएं थी। कम से कम हम 150 तक महिलाएं हमेशा। तो आपने कुछ एप्लीकेशन में सबने मिलके कोई हस्ताक्षर वगैरह करके किए थे? हाँ सही जी, किए थे सर, किए थे, हस्ताक्षर किए। आगे तक भी हम डीसी साहब तक गए, एसडीएम साहब तक गए, काफ़ी संघर्ष किया। तो पहली जब उनकी पिटीशन लगी थी, तो उनके लिए किन महिलाओं ने साथ में मदद करी, किन लोगों ने मदद करी उनकी? जो हम मतलब उनके गांव के लोग थे, संगड़ा गांव के लोग थे, उन्होंने मतलब कंधे से कंधा मिलाया, उनका पूरा सहयोग दिया। तो वो साथ में गए आप, और आप भी उनके साथ रहिए जी। तो ठीक है। आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि इसमें ऐसा कुछ काम हो जिसमें उनके परिवार का कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिले। आप ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ हैं जो किंकरी जी की जो पोते हैं, उनकी पत्नी है, अशोक जी हैं, जो उनके दूसरे पोते हैं। उनकी पत्नी से बात करेंगे और जानेंगे किंकरी जी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना पहले नाम बताएंगे? मेरा नाम पद्मा देवी है जी। अच्छा, ये बताइए कि किंकरी जी को जब से आपने देखना शुरू किया, उनके बारे में पूरी जो आपका एक्सपीरियंस, जानकारी बताइए। सर मैं 2005 से मिली हूँ उनसे सर। मेरी शादी 2005 में हुई है सर यहाँ पे। तब से लेकर मैं उनके साथ ही हूँ सर। और उनके साथ जैसे उठना बैठना, खेलना कूदना, हंसी मजाक सर, हम ऐसे रहते थे हमारे साथ जैसे अपने मतलब दोस्त रहते थे, वैसे मतलब हमारे साथ बढ़िया से बात करते थे, बढ़िया से रहते थे सर। और हर चीज़ के बारे में हमारे साथ सर हर चीज़ शेयर करते थे और बताते भी थे सर कि भाई आपको कैसे आगे निभाना है, गांव में रहना है, महिलाओं के साथ सर कैसे करना है, और सब कुछ उनसे ही सीखा है सर हमने, उतना मायके में नहीं जितना यहाँ पे सर, क्योंकि वैसे भी छोटी उम्र में शादी हो रही सर मेरी यहाँ पे। तो सर उनका बहुत अच्छा, हमारे जो बच्चे हुए सर, डिलीवरियाँ वगैरह उन्होंने करवाई सारी हमारी सर बच्चों की, और घर में डिलीवरियाँ हुई है सर हमारी। मेरे पास 3 लड़के सर, तीनों ही घर में ही हुए हैं सर। बाकी सर गांव में जाते थे वो, उनके साथ बढ़िया से सब गांव वाले अच्छे थे सर। बाकी लास्ट में सर उनको बहुत दिक्कतें भी आई, जैसे बीमार भी रहे, टांग भी सर फ्रैक्चर हुई उनकी, तो फिर बेड पे ही वो ज़्यादातर बैठे रहते थे। जैसे जाते थे फिर मतलब जाते थे तो बीमार, ऐसे ज़्यादातर तो बीमार ही रहते थे हमारे टाइम में। तो फिर लास्ट में सर उनका देहांत ही हो गया। फिर कोई सर प्रशासन तो उस टाइम कोई आया ही नहीं सर। फिर हम लोगों ने जो कुछ किया सर, हम लोगों ने किया। फिर 3-4 दिन के बाद आए सर, वो भी सर डीसी साहब आए सर नान से, बाकी कोई नहीं आया सर देखने। बस यही है सर उनके बाद। तो आपका कहने का मतलब है जितने जो बच्चे हुए आपके परिवार में, हाँ जी, उनके अपने
हाँ जी। जो हाँ सर, जो सर मेरी जिठानी है उनके उनके भी हुए सर। जो मेरी मतलब सास है सर, माता जी हमारी, इनके मेरे हस्बैंड की, उनकी भी सारी डिलीवरियाँ सर उन्होंने करवाई है। पर तकरीबन सर गांव में भी उन्होंने सारी डिलीवरियाँ उन्होंने करवाई है सर। चाहे किसी से भी आप ये पूछ लेते हैं कि भाई वो कितना वो करते थे, बहुत वो करते थे, सेवा पानी भी बहुत करते थे, गाँव में जाते थे, सब लोग उनको बहुत कोऑपरेट करते थे सर। तो डिलीवरी जब होती थी तो आप लोगों को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, हमारे को सर ज़रूरत ही नहीं पड़ी हॉस्पिटल जाने की। जैसे ही हमारे को लगता था सर हमारी डिलीवरी है, हम बता देते थे सर कि हमारे को पेन हो रही है, और फिर सर वो घर में ही हमारी डिलीवरियाँ करवाते थे सर। सारा वो करते थे, जैसे जो भी कुछ बच्चे का होता है पूरा वो खुद ही करते थे सर। उनको सारी नॉलेज थी इसके बारे में। तो कोई जैसे डिलीवरी के बाद जैसे शहरों में लोग गोलियां खाते, दवाइयां खाते, पहले नहीं भी बाद में? नहीं सर, नहीं, हमने कभी गोलियां कभी खाई नहीं सर। कभी हमने तो अल्ट्रासाउंड उस टाइम सर इतना था भी नहीं। अब तो सर पहले से लेकर ऐसा है कि उस पहले महीने में ही बस डिलीवरी होनी शुरू हो जाए, बस अल्ट्रासाउंड करवाना शुरू। हमने तो सर कभी करवाया नहीं, कुछ भी नहीं। और वही करते थे जो कुछ वो तो देखते क्या थे। करते थे? कुछ मालिश करते थे क्या? नहीं सर, देखते थे, जांचते थे पेट को कि भाई कहाँ बच्चा है, किधर को सिर है, किधर को टांग है। मतलब उनका वो था सर, उनको एक्सपीरियंस था इसके बारे में कि भाई ये इनको पता था कि इधर को इसकी बच्चे की टांग है, इधर को सिर है, और जब डिलीवरी टाइम में था तो इधर को बच्चा मुड़ेगा। उस हिसाब से वो डिलीवरी करवाते थे तो वो सर। अकेली होती थी? हाँ जी, अकेली होती थी सर वो। मतलब बच्चे को निकालना, सब करना, धोना, उनका सब बस काम? सर उनका ही होता था ये। उनको खुद उनका एक्सपीरियंस था ये कि वो सब कुछ उन्होंने सीख रखा था सर, वो सब कुछ उनको आता था। तो पूरे गांव में मतलब वो डिलीवरियां घर में जाके करती थी? हाँ जी, तो उनको पूरे कुछ गांव में मिलता था सर। उसमें? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता था सर, कुछ नहीं देते थे लोग, पर ऐसे से फ्री सेवा करते थे सर सबकी। जहाँ भी जाते थे वहाँ बस अपना करना और आ जाना फिर और सर। क्या काम करती थी वो? बाकी सर वो उन्होंने बहुत काम किया सर, गांव के लिए भी किया और वैसे सब कुछ किया सर। पर क्या करे सर, अब जो नहीं, कोई कमाने के लिए कुछ क्या करती थी वो? सर वो पहले शुरू में हमारे को तो है नहीं सर टाइम, क्योंकि हमारे को पता नहीं इसके बारे में कि जब तक तो हम आ रहे सर तब तक तो फैमिली, मतलब उनका जो बेटा था वो बैंक में थे सर, हमारे शौर्य जी। अच्छा। तो मतलब सेटल, और पोते भी सर कमा रहे थे आगे, मतलब ठीक था सर उस टाइम। पर ये मैंने ये सुना हुआ है इन लोगों से कि सास वगैरह से कि भाई वो वहाँ पे क्या बोलते ट्रेजरी में भी काम करते थे और साफ़ सफाई वगैरह करते थे, और तहसील में भी करते थे। कई बार सर हॉस्पिटलों के कमरे वगैरह भी धोते थे बेचारे। बहुत तो किया हुआ उन्होंने, संघर्ष किया हुआ घर के लिए भी सर और गांव के लिए भी। मतलब परिवार से, बच्चों से, जैसे नाती पोतों से प्यार से बातें करते हाँ थे? सर, प्यार से बातें करते थे। कभी किसी को अगर कोई रूठ भी जाता था इतने प्यार से मनाना सर। और उस टाइम सर, अब तो हम थोड़े अलग अलग भी हो गए सर, पर उस टाइम हम सर सारे 20, 22, 21 थे और पूरे सारे हम एक जगह ही थे सर। इसी घर में रहते? इसी घर में रहते थे हम सर इकट्ठे। और इतना खाना बनता था सर, पूरे 21-22 लोग थे हम, इकट्ठा ही खाना बनता था सर हमारा, और हम इकट्ठा ही बैठ के खाते थे सर। होते थे सर, इनकी सिस्टर वगैरह होती थी, इनकी जेठ जी की, और बाकी सर ये 4 भाई है सर और 6 बहन है सारी इकट्ठी, और 2 हम बहू थी उस टाइम सर। ये तो बाद में जो दूसरा बेटा ब्याह रखा, ये तो बहुत लेट ब्याह रखा सर। और हमारे बच्चे सर, अब बच्चे तो सर अब आप भी देख रहे कि बड़े बड़े हो गए, उनके ही वो है, सारा कुछ उन्होंने कर रखा है जो भी कर रखा है सर। और कुछ आप बोलना चाहें उनके बारे में? नहीं सर, और तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये चाहते कि भाई कोई उनका कहीं ना कहीं अच्छा ही हो सर, क्योंकि जब इन्होंने इतना अच्छा कर रखा है तो हम लोग भी सर सोचते हैं कि हम भी अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते लोग, पर नहीं सर, जो हमने प्रत्यक्ष देखा वही बोलेंगे, ऐसे तो बोलते नहीं अरदस। ये बोलना चाहते हैं सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किंकरी देवी जी के जो दूसरे पोते हैं अशोक जी, उनकी पत्नी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, नमस्कार जी। हमारे साथ हैं किंकरी जी के रिश्तेदार। आप जरा नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम जहरीला देवी जी है जी। तो बताइए किंकरी जी के बारे में ना, जब से आपने उनको देखा है उनके बारे में बताइए। उनकी जो गांव में उनकी एक्टिविटी होती थी, क्या काम करती थी, कितनी हिम्मती थी? बहुत अच्छे थे जी, बहुत बढ़िया, अच्छे ये करते थे, उनके अच्छे रिलेशन थे गांव में। और मेरे तो ऐसे भी परिवार से और जेठानी लगते थे। और जी माइन के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी सोच थी उनकी, बहुत अच्छे जी वो ये करते थे। तो आपको ये याद है कि उन्होंने पहली लड़ाई के दिमाग में कैसे आई कि ये लड़ाई पर्यावरण की लड़नी कैसे शुरुआत हुई? पहले तो जी गांव वाली महिला ने उनका साथ दिया, एक बार हाँ कर दी, भाई हम जाएंगे आपके साथ। जब जी खूब सारी लड़ाई हो गई, फिर इन लोगों को तो अपने इसके माइन वाला जैसा था ना जी, फंडा पड़ा हुआ, तो उसके लिए फिर उन्होंने तो
गांव वाले ने तो फिर साथ छोड़ दिया उनका, फिर बेचारे अकेले रह गए वो। अच्छा। फिर हाई कोर्ट में भी गए, फिर वहाँ से जीते वो, फिर उनका बड़ा ये हुआ जी। फिर गांव वालों ने उनके लिए धमकियाँ दी, फिर उनने बढ़िया लोगों ने भी धमकियाँ दी जिनकी मायने चली हुई थी जी। फिर बड़ी बड़ी धमकियाँ दी उनको कि तेरे को मार देंगे, टायर के नीचे डालेंगे, और ऐसे सब बोला जी, बहुत सारी धमकियाँ दी। फिर लोगों को जिनकी तो मायने थी ये, उनने भी फिर गांव वालों का बताया ऐसे कि उनने पहले जैसी उनकी ज़मीन थी गांव वालों की, हम लोग भी वहीं पड़ोस में रहते जी, माइन के साथ ही है हमारे घर जी। अच्छा, हाँ जी, आपका घर माइन के साथ ही है? माइन के साथ ही है जी, हमारा घर भी उधर ही अच्छा। रहते हैं हम जी। तो फिर गांव वालों ने जब उनके लिए, फिर गांव वालों को तो पैसा वगैरह मिलता था, फिर उनको बढ़िया लोगों ने वो कर दिया गांव वालों को ना जी। फिर उन्होंने वो बेचारे अकेले रह गए, फिर गांव वालों ने सबने साथ छोड़ दिया जी उनका। फिर मतलब ऐसे आप कह रहे हैं कि माइन वालों ने गांव वालों को जो थे उनको हाँ पैसा जी, वैसे हाँ दिया जी। या फिर हाँ धमकी जी, दी? धमकी भी दी गांव वालों ने ना, गांव वालों के लिए उन्होंने, पर वो तो उनकी तो आपस में बात मिट गई, उन आपस में एक बन गए। अच्छा। लाला लोग और गांव वाले जी ना। हाँ हाँ। फिर उनका साथ छोड़ दिया सब लोगों ने जी, फिर वो अकेले रह गए लड़ाई अकेले लड़ने। मतलब कोई भी उनके साथ नहीं रहा? फिर उनके साथ कोई भी नहीं रहा नहीं जी। फिर तो लेकिन शुरू में मैंने देखा एक एप्लीकेशन जिसमें गांव वालों ने, औरतों ने, आदमियों ने साइन किए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, जैसे उनका फिर ये हुआ ना, फिर उनको अकेले लड़ना पड़ा जी। जी, जब नाहन कोर्ट गए थे पिटीशन लगाने के लिए, हाँ जी। तो वहाँ पे तो कोई साथ गया कि नहीं गया? आपको याद है कुछ? जी वहाँ पे गए नहीं थे कोई साथ में मेरे ख्याल मैं सुना कुछ सेठ सिंह चौहान जी थे जो सी एच चौहान थे जी उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो गए थे, वही उनके साथ जाते थे, वैसे करते थे वो। कागजी कार्रवाई वगैरह गाइड करना वो करते थे। हाँ जी, हाँ जी, वो करते थे। एक फिर सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा जो सुनील टीचर शर्मा थे, जी, हाँ जी, हाँ जी, जो टीचर थे वो भी साथ जाते थे? हाँ जी, हाँ जी, वो भी करते थे, उनकी बड़ी। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं तो लिखा पढ़ी को सिखाते होंगे उनको। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं। हम्म। तो गांव में जब ये इधर उधर जाते थे, बैठते थे, कभी इधर कभी जाना, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सुना काफी कुछ काम करती थी, मेहनत करती थी हाँ पैसे जी, के लिए। हाँ क्या जी, क्या काम बहुत करती थी? ज्यादा मेहनत करते थे बेचारे, हाँ जी। लोगों का काम करना पड़ता था बेचारे को। उनको किसका काम करते थे, क्या? मेहनत करते थे, जैसे भाई गांव में किसी के काम करना, किसी का गोबर उठाना, किसी के अपने परिवार पालने के लिए जी बहुत पालने ज्यादा के लिए, मेहनत करते थे। हाँ जी, किसी तो के घर में कपड़े धोने, किसी का हम्म, घास लाना, किसी का कुछ काम करना जी अपने तो बच्चों प्रेगनेंसी का। जो वो लेडीज होती है उनका काम, दाई का काम हाँ जैसे जी, करते दाई हैं, का काम भी करते थे, तो वो तो बहुत अच्छा काम करते उसको थे कुछ जी। पैसे मिलते थे उससे या फिर ऐसी करती थी वो? और जी कोई दे भी देता, कोई फिर देता भी नहीं था, नहीं अपने भाई बंदी से भी करना पड़ता था कहीं हो जाए, कोई जिसकी दे भी क्षमता जैसी है उसके देता। हाँ हिसाब से। जी, जैसा किसी का ही हो। और ये जो तहसील में वो स्वीपर का काम करती थी, सुना हाँ, मैंने, आपने देखा कभी उनको हाँ जी, हाँ जी, काम करते हुए? हाँ जी, हाँ जी, तहसील में करते थे काम। तो आपसे बातचीत हुई है कभी? हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो परिवार के ही तो थे, बातचीत आते कैसे, थे। मतलब वो कैसे होती थी? हमेशा गुस्से में रहती थी या कभी मजाक भी करती थी? है ना, मजाक भी करते थे, गुस्से में नहीं, ऐसे नहीं था कुछ भी नहीं, परिवार के साथ तो सबके साथ अच्छे रहते थे। और आप लोगों के साथ मतलब अच्छा हाँ उठना जी, पड़ता हाँ जी, था? अच्छे रहते थे, बहुत बढ़िया रहते थे। तो उनसे आप कभी बातचीत में ये आपने निकाला कि इतना बड़ा कदम उठा रहे हो आप, ये मतलब परिवार वालों को क्या होगा, गांव वाले मतलब खिलाफ हो जाएंगे, तो कभी आपसे बात हुई इस बारे में? वो तो जैसे थे बस अपने, उनके जब दिमाग में जौन सा चलता था वो अपने उन्होंने करना ही वही करना था, वही जो करते भी। थे? हाँ जी, हाँ जी, मतलब किसी आपसे से डरते नहीं थे, मतलब अच्छा। ऐसे नहीं थे डरने वाले कि किसी से डरे। नहीं, आप लोगों ने ये बोला नहीं कि किंकरी जी क्या कर रहे हो, इससे तो परिवार वालों को धमकी मिलेगी, कोई गड़बड़ हो जाए तो? तब धमकियां तो बहुत दी परिवार वालों को, बोला लोगों ने कि ऐसा करेंगे, इनको ऐसा करेंगे, अब इसको टायर के नीचे डाल देंगे, लाला लोग, बड़े आदमी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे तो बहुत बोला, पर डरते नहीं थे, वैसे बोलते मानना ही है एक दिन, उसमें भी क्या है अगर। आपने कभी देखा उनको ऐसे कुछ बोलते हुए? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे देखा आपने? जब माइन पे परे, जब उन्होंने एक बार माइन के लिए रोड बंद किया था ना, बोल ना मुझे, माइन के लिए रोड बंद किया था, फिर वहाँ भी वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि मेरे ऊपर टायर जाने दो गाड़ी के, और अब मैं मर जाऊंगी तो कोई। बैठ गई वहीं पे? हाँ जी, बैठ गई जी वहीं पर। आपने देखा ये? हाँ जी, हाँ जी, तो आप, ऐसे थे बेचारे वो ना, हाँ हाँ। डरते नहीं थे। तो ये जो उनकी जो जमीन थी पट्टे वाली, हाँ जी, वो आपकी जमीन बराबर में ही है, पास हाँ में? जी, हाँ जी, साथ साथ में हमारी जमीन साथ साथ है। में, फिर तो आपने सब कुछ देखा है। माइन के साथ ही है हमारे घर भी, और तो ये बताइए, जब पानी का चश्मा तो अभी तो साइड में हो गया, राइट साइड में ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, अब चश्मा पहले पानी अच्छा आता था? पहले अच्छा था पानी, हाँ। अब जैसे ब्लास्ट हुआ उसमें फिर क्या बोलते हैं, पानी अब उसमें कम हो गया जी, अब वो पानी उतना भी नहीं अब पहले रहा। अब पहले
हाँ। आता था बहुत पानी, बढ़िया था पानी। अब तो खत्म होने वाला वो पानी भी, अब भी ऐसे ही है, माइन तो चली हुई है अभी भी। खत्म होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। आप वहीं रहते अभी भी? हाँ जी, हम वहीं रहते हैं। अच्छा, तो आपके जो पट्टे की ज़मीन मिली हुई है आपको, उसमें खेती करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं थोड़ी बहुत, जैसे भी अच्छा, होता जो है। करते हैं, अच्छा, अच्छा। जो भी है, ऐसे पानी लगती तो ज़मीन किसी की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा गांव का, सांगड़ा गांव का ऐसा कौन सा जो उसके बहुत नज़दीक था, मतलब जिससे अपनी मन की बातें करती थी, या ऐसा कुछ आपको याद आता है? कुछ ऐसी कोई कि लेडी, कोई ऐसे कोई जेंट्स या लेडी या कोई ऐसा जिससे पे खुल के अपनी सारी बातें करती हो कि मैं ऐसे कर रही ऐसे हूँ? कोई नहीं था सर, जैसे कोई नहीं था, कोई गांव वाले कोई ऐसे कोई भी था नहीं उतना सा हम्म। गरीब, कोई ऐसा था नहीं। अच्छा, गांव वाले तो खिलाफ थे? हाँ जी, गांव वाले तो खिलाफ हो गए थे फिर बाद में। हम्म। पहले तो गांव वाले थोड़े दिन पहले अपने बेटे साथ से दिए। हाँ जी, बेटे बस बेटे से अपने बच्चा था, एक बेटा था उनके हाँ, पास, हाँ, हाँ। बहू, बाकी पोते पोतियाँ थी वो तो। तो मैंने सुना बेटे से भी वो सलाह सलूह कुछ नहीं लेते थे, अब जो करना जो करते थे। करना वो अपने आप करना, उन्होंने जैसे भी करना है, बट डरते नहीं थे किसी चीज में। अच्छा, अच्छा। दम इतना था उनको कि ऐसे नहीं था कि भाई डर जाते किसी चीज में, डरते नहीं थे जी। आज बस यही आज था। के ज़माने में आपको हाँ लगता है कोई ऐसी लेडी या कोई आदमी माइनिंग के खिलाफ आ रहा है? कोई आगे नहीं? नहीं जी, कोई नहीं आ रहा डर के मारे, अभी भी कोई ऐसे नहीं आते है भाई। एक कोई थी हमारे पास दमदार लेडीज जो बहुत ज्यादा थी, सब उन्होंने पैसे। पर्यावरण के लिए बड़ा भारी वो लड़ाई लड़ी जी। चलिए, नमस्कार, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद बहुत। नमस्कार जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और किंकरी जी की जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे प्लीज़। नमस्कार जी, मेरा नाम लायक राम है। मैं ग्राम पंचायत संगड़ा का स्थायी निवासी हूँ। और जो किंकरी देवी जी थी वो हमारी माताजी, रिश्ते में माताजी लगती है। और जो उनका संघर्ष रहा पर्यावरण के संदर्भ में, वो इतना संघर्ष रहा कि आज की डेट में भी अगर हम लोग कहें तो आज की डेट में भी जो खनन माफिया है उनसे अभी भी वो डरता है इस मामले में कि अगर कहीं भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि किंकरी देवी के बारे में अगर कहीं भी हम किसी भी विभाग में हम बात करते हैं या खनन माफियाओं के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आज भी ये कहा जाता है कि आप किंकरी देवी के परिवार से या किंकरी देवी से, वो तो उन्होंने तो खनन माफियाओं के लिए बहुत भारी नुकसान हुआ हमारा। और अगर हम कभी भी इस विषय में, पर्यावरण के विषय में किसी भी शिकायत के बारे में अगर हम आज भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं में अभी भी भय इस विषय पर बना हुआ है। और जो आज की डेट में ये भी हो गया है कि जब से किंकरी देवी जी एक्सपायर हुई है, तब से जो अवैध खनन है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्योंकि हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारत में इसकी बात करें तो खनन बड़े ज़ोरों शोरों पर चला हुआ है, जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि अगर हमारे संगड़ा की बात करें, सिरमौर की बात करें, तो यहाँ पे जितनी भी मायने चली हुई है वो मायने अभी अवैध है। इसलिए अवैध है क्योंकि जो वहाँ पे जिस हिसाब से जो इसका पैरामीटर तैयार किए गए हुए थे, उसके आधार पर यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। पेड़ों को नुकसान हो रहा है, पानी के जो स्रोत है जहाँ पर थे वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अगर आपको हम इस विषय में आपको बताएंगे और दिखाएंगे, जो इधर जंगल का एरिया है उसमें माइनिंग चली हुई है। तो ये माइनिंग, मैंने सुना है कुछ सरकारी लाइसेंस भी मिलते हैं इसके? जी, इसके सरकारी लाइसेंस तो बिल्कुल मिलते हैं, परंतु जो इसमें कार्य हो रहा है वो बिल्कुल अवैध तरीके से हो रहा है। किस तरह का कार्य हो रहा है? इसमें कार्य इस तरह से हो रहा है कि जो भी सरकार का पैरामीटर था उसमें ये कहा गया था कि आप एक पेड़ को उखाड़ेंगे तो आप 10 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि पूरे पेड़ों को उखाड़ा गया है और लगाया 0 है। अच्छा। जिससे कि कुछ एक एरिया से हो गए जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे समाप्त हो गए। जिससे कि अभी जो हिमाचल में आपने देखा कि कितनी भारी बारिश हुई, उससे रोड के बुरी हाल हुए, और जो नीचे को पानी जो जितना मलुआ वो नीचे को चला गया, वो सारा मलुआ नदी नालों में, लोगों के खेतों को नुकसान हुआ, लोगों के घरों को नुकसान हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब है, जब लाइसेंस दिया जाता है तो साथ में एक पूरी गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको क्या क्या करना है, जी। तो वो गाइडलाइंस वो फॉलो नहीं की जाती? नहीं करते सर, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। ऐसा क्यों? मतलब क्या पेड़ तो लगा सकते हैं कोई भी गाँव सब मिलके? पेड़ तो लगा सकते हैं सर, लगाना चाहिए सर। पर्यावरण को सुरक्षा इसी से ही मिलती है, क्योंकि
अगर पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हमारे लिए है। तो यहाँ पर तो जो जितना भी ये माइनिंग एरिया है अपने सिरमौर में, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल भी कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, किंकरी जी के बाद ऐसा कोई शख्स, इंसान है जो अभी लड़ाई लड़ आवाज़ उठा रहा है? जी नहीं, कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं, इस विषय पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो सिर्फ सब लोग जब सबको पता दिख रहा है कि खनन माफिया जो है यहाँ पे काम कर रहा है, तो कोई आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आता क्या? सर आवाज़ उठाने के लिए आगे तो आते हैं, या तो उनको फिर उनकी आवाज़ दबाई जाती है, या फिर कईयों को आवाज़ उठाते हैं तो उनको फिर पैसा दिया जाता है। उनका अच्छा। पैसे से मुंह बंद किया जाता है कि आप अपना शिकायतें वापस ले लो और आपको जो मंथली पेमेंट दी जाएगी आपको। मंथली पेमेंट करते हाँ, हैं? हो सकता है, ऐसा हुआ है। तो ऐसा इसका मतलब, जब आपको याद अगर हो तो किंकरी जी के टाइम पे भी हो सकता है कि पैसे की ऑफर की गई हो जी, परिवार वालों जी, को। जी, जी, जी। आपको याद है कुछ जी, इस जी, बारे में? बिल्कुल की गई थी, अच्छा। बिल्कुल की गई थी, परंतु इनका रवैया एक ऐसा रहा कि इन्होंने उन लोगों के सामने कभी हथियार नहीं डाला। उन्होंने कहा चाहे मैं अकेले खड़ी रहूंगी, लड़ूंगी, इन खनन माफियाओं के लिए लड़ूंगी जब तक जान रहेगी। उनका आखिरी शब्द ये थे कि मैं खनन माफिया वालों के साथ कभी भी समझौता नहीं करूँगा। तो आज की डेट में कोई अगर आगे आता है तो उसके साथ मतलब आप कह रहे हैं कि लोग साथ खड़े नहीं हो पाते सिर्फ पैसे के लालच की वजह से? बिल्कुल, कोई साथ खड़ा नहीं होता है। पर जहाँ पे भी अगर कोई भी एक आवाज़ उठाता है तो या तो वो अकेला खड़ा रह जाएगा और या फिर उसको भी पैसा देकर। तो और बताइए, किंकरी से आप जब मिले होंगे तो बहुत छोटे होंगे? जी, कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र तो जब तक मुझे याद है तो मैं 12-14 साल से लेकर मुझे अच्छी तरह से याद है। तो कैसे लगता था उनसे बातें करके, उनसे नहीं अच्छा लगता था, वो तो अच्छी शिक्षा देती थी, बहुत अच्छी बताना हमें हर बारे में कि ऐसा नहीं, इस तरह से बेटा कार्य होता है। तो हमारे लिए भी एक प्रेरणा है। हम भी वो तो नहीं बन सकता, फिलहाल भी जितना हमें उन्होंने सिखाया है उसको तो हम फिर भी फॉलो करते हैं। सन 1982 से इन्होंने जो है दादी जी ने लड़ाई लड़ी थी पर्यावरण के बारे में। माइन जो चलती है ये एक तो तरीके से नहीं चलाते थे, ब्लास्टिंग वगैरह ज़्यादा होती थी, लकड़ी का जाने के लिए पत्तियाँ घास पत्ती के लिए महिलाएं जाती थी तो दिक्कत आती थी, पत्थर आते थे ऊपर से। वहाँ से इन्होंने पता नहीं इनको क्या सूझी, क्या कुछ इनका दिमाग चला जिससे इन्होंने जो है लड़ाई पर्यावरण के बारे में शुरू की। 1982 में इन्होंने पहली बार कोर्ट में C.H. चौहान जी के थ्रू कदम उठाया था। एक पानी का जो चश्मा था हमारा, बहुत ही पुराना नलचुंग के नाम से है, वो भी ब्लास्टिंग की वजह से थोड़ा कम लग गया उन्हें सोर्स उसके भी पानी की, जिससे पानी कम आने लगा। पानी की भी दिक्कतें हुई, जानवरों को भी पार ले जाने की दिक्कतें हुई, घास पत्ती नहीं लाई जाती थी डर के मारे। और इनका दिमाग इतना मतलब परेशान हुआ कि इन्होंने केस ही किया। बाद में काफ़ी टाइम लड़ा इन्होंने केस, फिर ये जीत गए थे। CCI वाले सीमेंट फैक्ट्री वाले जो बनिया लोग थे उन्होंने भी फिर इनके ऊपर उल्टा केस किया कि हम कैसे जो है अपना वो चलाएंगे, जिससे फिर एक बार उल्टा भी हुआ था इनके ऊपर केस, पर उससे भी ये बेचारे जो है जीत गए। 19 दिन हाई कोर्ट के बाहर भूखे पेट रही। DC साहब आए थे इंस्पेक्शन पे माइन कमेटी की तरफ से भी, और माइन कमेटी भी खुद आई थी। तो उस दौरान जैसे ही आपस में माइन ओनर बाबूराम वालिया जी इंग्लिश में बातें और DC साहब की इंग्लिश में बातें हो रही, तो महिलाओं को कुछ समझ नहीं आया, जिस दिन उन्होंने बाजू से पकड़ के DC साहब को कहा कि हिंदी में बात करवा आप, जिससे मेरी महिलाएं भी समझ सके और कुछ जवाब दे सके आपकी बातों का। तो उस तरह मतलब बिल्कुल ही निडर और भोलेपन की थी, बहुत ही मतलब घर के प्रति तो इनका बहुत वो था, पर अपने लिए बेचारे कुछ नहीं कर पाए। जो भी किया कुछ सारा ही गांव वालों के लिए किया, गांव के हित में रहे। परिवार तो हमारा आज भी जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, उसी गरीबी में जी रहे हैं जो पहले थी। पर इतना ज़रूर है कि अब हम खुद जो है ठीक स्टैंड कर रहे हैं भगवान की दुआ से और उनकी दुआ से। बाकी लोग भी अब यहाँ के तो परमानेंट जानते नहीं उनको क्या वैल्यू है क्या कुछ है, तो जो भी बाहर से कोई आता है पत्रकार या कोई भी बड़ा अफसर वगैरह तो पूछते हैं तो बताते हैं। कहते थे वो हटते नहीं थे, चूल्हे भी बनाए हैं उन्होंने खूब, सारे जाते थे चूल्हे बनाने, डिलीवरी भी करवाई बहुत गांव में, मेरे पास भी उन्होंने मेरी भी उन्होंने करवाई, मतलब तकरीबन सारा ही काम करते थे।
डर डर भी नहीं उनको किसी बात से नहीं लगता था। बेटा बड़ी मुश्किल से उन्होंने इकलौता बेटा फिर पाला संभाला उन्होंने, फिर सपा बांध के अपने बेटे को पाला पोसा, फिर आगे काम सिखवाया टेलर का, टेलर मास्टर होते थे। फिर तहसील में भी काम करा बेचारे ने, किसी के कपड़े धोने, किसी में प्रेस करना, इस तरह फिर अपने बेटे की पालन पोषण करी। जो भी उन्होंने काम किया वो हमारे को आज भी खुशी है। पीपल्स एक्शन फॉर पीपल इन नीड PAPN, जो कि हिमाचल के जिला सिरमौर में 1985 से कार्यरत है। भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक इको डेवलपमेंट कैंप की एक योजना थी, जिसमें एक 2-2, 3-3 दिन के पर्यावरण जागरूकता शिविर लगाने का कार्यक्रम हमारे पास था। तो क्योंकि हम अंधेरी में तो बेस्ट थे उन दिनों में, और तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। फिर अंधेरी, संगड़ा, सैंज, पालर, लुधियाना, रनफुआ, आसपास के गांव में हमने उन कैंपों को लगाना शुरू किया। तो उस कैंप लगाने की सूची में एक संगड़ा गांव भी था, तो संगड़ा में भी हमने वो एक पर्यावरण का जागरूकता शिविर वहाँ लगाया। तो उस दौरान हमारी पहली मुलाकात किंकरी देवी से वहाँ पर एक प्रतिभागी के रूप में हुई। तो जब उससे पहाड़ों की और पर्यावरण की हम बात करते थे, तो उसके दौरान ही औरों से ज़्यादा वो बोलती थी कि हमारे पहाड़ों को ये नुकसान हो रहा है, यहाँ पर हमारे पहाड़ इस तरह से है। तो उसके अंदर से शुरू में ये चीज़ थी जैसे पहाड़ उसके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उसने फिर उन दिनों, मैं ये नहीं कह सकता दोस्ता, उसके पहाड़ों का लगाव पहले से ही रहा होगा उसके मन में। तो वो एक हमारे अपने अनुभव से लगता है कि उसके लिए 1986 के दौरान की या 85 के दौरान की बात है, जब हमने पर्यावरण जागरूकता शिविर लगाया। उसके बाद महिलाओं के लिए दूसरे कैंप हमने लगाए वहाँ पर, तो उसमें भी वो आती थी वहाँ पर। तो उसी दौरान 1986 के दौरान ही शायद उसने ये PIL फाइल की। तो उसमें वो जो चेत सिंह जी का नाम आता है, उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह करने के लिखने के लिए जो उसमें उसकी उनकी मदद की हुई उसमें। तो फिर उन्होंने वो एक किस्म से वो ओपन लेटर हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये उसके जो ये संगड़ा के सामने दिखने वाला पहाड़ है, इस पे जब खनन होता है, जो माइनिंग होती है और ब्लास्टिंग होती है, तो नीचे पत्थर उसका पानी के स्रोत हिलते हैं, और जो उसके पशु चरान के लिए जाते हैं, महिलाएं घास के लिए जाती हैं, तो उनको जान को खतरा बना रहता है। तो इस तरह के मुद्दे उसने उसमें उठाए थे वहाँ पर। तो फिर उसने हाई कोर्ट ने उसको फिर बाद में उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पिटिशन में कन्वर्ट कर दिया था उसको, उसके लेटर को। तो वहाँ पर बल्कि उसको जब उसको केस लड़ने वाला कोई नहीं थी, तो कमलेश शर्मा जी एक एडवोकेट होती थी महिला, उन्होंने स्वेच्छा से उसका केस लड़ने किया। कोर्ट ने उनको कहा होगा कि आप इसकी मदद करें, तो उन्होंने उसका कोर्ट केस वो उनकी तरफ से लड़ते थे। उसका केस हो गया, तब उसको बार बार कई बार कुछ लिखा पढ़ी करनी होती थी या कुछ और चीज़, तब उसको पता लग गया ना भी ये भी लोग जो हैं संस्था वाले पर्यावरण के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो उसको एक ऐसा लगा कि मेरा रिश्ता यहाँ पर कुछ बन सकता है और मेरे को यहाँ से मदद मिल सकती है। तो उसने फिर हमारे साथ आना जाना, यहाँ पर आना, या कहीं कैंप लगने तो हमने उसको ले जाना, या किसी दूसरे कैंप में गांव में कैंप लग रहा है तो पर्यावरण के मुद्दे पे बात करने के लिए, उसके अनुभवों को दूसरों से, महिलाओं से अवगत कराने के लिए हम उसको ले जाते थे वहाँ पर, ताकि वो अपने पर्यावरण के मुद्दे के बारे में उनको बताए। तो उसी दौरान ये लगभग 1994 की बात है, जब वो बीजिंग महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बीजिंग में होना था। तो उसके लिए दिल्ली से हमको आया कि आप किसी ऐसी महिला कार्यकर्ता का नाम प्रपोज करें जो बीजिंग सम्मेलन में जा सकते हैं। तो फिर हमने स्टाफ से भी और अपने टीम में बात करके सारा कुछ उस मुद्दे पे विचार करने पे हमको ऐसा लगा कि अगर इस एरिया से अगर कोई बीजिंग सम्मेलन में जाने के लिए पात्र व्यक्ति है तो शायद वो किंकरी देवी है। तो फिर हमने उसका नाम स्पॉन्सर किया, और उसके लिए फिर वो पूरा आने जाने का खर्चा और वहाँ रहने की व्यवस्था के रूप में उसको वो मंजूरी होगी। तो जब मंजूरी होगी तब उसके बाद समस्या आ गई, उसके बाद पासपोर्ट नहीं था। तो पासपोर्ट बनाने गए, हम भी ज़्यादा हमने कभी किसी ने पासपोर्ट नहीं बनाया था उस वक्त। तो उन दिनों ऑफिस भी चंडीगढ़ में होता था पासपोर्ट का। तो चंडीगढ़ चले गया उसको लेकर, तो उन्होंने बताया इसके डेट ऑफ बर्थ लगेगी, स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो तो कभी स्कूल भी नहीं गई थी ना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह था। तो उन्होंने बताया एफिडेविट वगैरह देकर उसको कुछ अपने अज्यूम डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और फिर एफिडेविट का टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो सारी फॉर्मेलिटी वगैरह की, तब उसका पासपोर्ट बना। तो उसका किंकरी का शुरू से ही, जब भी हमारे पहले कैंप में जब उसने हिस्सा लिया, उसी वक्त से उसका अपने पहाड़ों से लगाव और पहाड़ों को किस ढंग से बचाना चाहिए, तो उसमें एक अलग से ही जिज्ञासा भी थी और उसके प्रति उसका एकदम से जुझारूपन भी था।
तो इसी को देखते हुए फिर उसने मतलब जो उसको बात पर्यावरण के मुद्दों को लेके बताने, तो उसके बारे में बहुत एक चीज़ को पकड़ के रख लेती थी। तो उसका इसी दौरान इतना अपनी जानकारी का, अपनी लर्निंग से इतनी ज्ञान बढ़ गया उसका कि हम जब दूसरी जगह कैंप लगाते थे, दूसरे गांव में कहीं और जगह इस तरह का कार्यक्रम करते थे, तो उसको ले जाते थे वहाँ पर भी अपने पहाड़ों के बारे में, अपने काम के बारे में, वो पर्यावरण के बारे में बताया ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हो। तो उसका मतलब उस ढंग से उसने बहुत एक किस्म से अपने आप को, अपने जो उसका अनुभव था उसको अपने जानकारी से उसने बहुत उसको बढ़ाया। तो कई जगह तो उसी दौरान जो बीजिंग के लिए फिर उसका बताया, मैंने आप थोड़ी देर पहले भी उसका स्पॉन्सर किया था। उसके अलावा एक इसी मोड संस्था है जो हिंदू कुश बेल्ट में पहाड़ों के मुद्दों को लेकर काम करती है, नेपाल में उनका हेडक्वार्टर है। तो वहीं पर एक सोशल फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट पर एक कार्यशाला थी, ये हिंदू कुश देशों की वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर हमने उसके वहाँ के लिए भी उसको जो PAPN की तरफ से डेलीगेशन जाना था उसमें शामिल किया। तो वहाँ भी गई, वहाँ भी उसने अपने संघर्ष और अपने मुद्दों के बारे में बातचीत की वहाँ पर। तो उसके अलावा फिर यहाँ आने के बाद तिलोनिया जो बेयरफुट कॉलेज की मैंने बात की, तो जब उन्होंने भी, क्योंकि तिलोनिया भी जो ग्रास रूट पे काम करने वाले बेयरफुट लोग हैं जो अपने अपने मुद्दे में महारत रखते हैं, तो उन्होंने भी उसको 1 साल तक फेलोशिप दी पर्यावरण को बचाने के काम में, उसकी रिकॉग्निशन के रूप में। बाद में फिर भारत सरकार ने उसको महिला स्त्री शक्ति अवार्ड दिया। उसके अलावा और जो दूसरी छोटी छोटी संस्थाएं थी उन्होंने भी उसको की अवार्ड दिए उसको सिरमौर में। तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक तो उसको जिस मुद्दे पे वो काम करती थी उसको समझ बहुत हो गई थी, उसके तर्कों के साथ वो अपनी बात को रखना और जो सामने आने वाले व्यक्ति को वो अपने तर्कों से संतुष्ट कर देती थी, एक चीज़ उसमें। दूसरा, उसमें झिझक नहीं थी, अनपढ़ होने के बावजूद भी, हालांकि स्कूल कभी नहीं गई वो, तो वो उसमें झिझक नहीं थी, अपनी बात को बेबाकी से सामने रख देती थी। उसमें आत्मविश्वास बहुत था, वो अपनी बात को कहीं भी किसी भी लोगों के सामने कह देती थी। तो वो उसमें चीज़ थी। उसके अलावा भी मतलब वो जहाँ पर मैंने देखा उसको कि वो आसानी से लोगों में मिल लेती थी। हालांकि जो स्थानीय लोगों में अगर हम देखते हैं तो स्थानीय लोगों का उसको इतना उसके पीछे एकजुट नहीं हो सके। हालांकि उसने कॉलेज के लिए भी, यहाँ पर जो आज संगड़ा में आप कॉलेज देख रहे हैं, जो उसके लिए संघर्ष किया उसने बाद में, उसके में भी वो सबसे आगे थी। उनको मतलब वो स्थानीय समाज रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके बहुत रिकॉग्निशन मिली। स्थानीय समाज क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सका? इसीलिए भी एक तो दलित महिला थी, ऊपर से महिला, एक दलित ऊपर से महिला, ऊपर से फिर हमारे समाज में पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होने का ही सम्मान मिलता, अगर वो PhD होती तो शायद उसको और दृष्टि से देखते। तो वो चीज़, मगर समाज में जो अगर उसकी बात, जो उसका जो मुद्दा है, जो बात है, वो समाज में आगे नहीं फैल रहा है। इसी शायद इन्हीं 2-3 वजह से कारण से, वो एक महिला, दलित, अनपढ़, गरीब, तो उसको साथ देने वाले लोग, क्योंकि सभी को मंच पे बिठाते हुए उसको, सभी को उसको हाईलाइट करते हुए सभी को दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ मजबूरी की वो बात अलग हो जाती है। तो उसको जब तक हम उसको, उसके संघर्ष को स्थानीय समाज में दूर दूर तक नहीं फैलाते हैं, दूर दूर तक उसका नहीं जाता है, बाहर में रिकॉग्निशन का मतलब कम हो जाता है। तो ये हमारा जो आज क्यों दूसरी किंकरी वहाँ पैदा नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब उसको जो उसने किया वो रिकॉग्नाइज वहाँ नहीं हुआ ना, बाहर के रिकॉग्नाइज समाज ने इसको रिकॉग्नाइज किया, तभी आप उसके बारे में कवर कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कवर करने आते हैं, क्योंकि बाहर के समाज उसके का कंट्रीब्यूशन की वैल्यू समझते हैं, हमारा समाज उसके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं समझता। वो पहाड़ टूट रहे हैं या पशुओं के लिए खतरा हो रहा है या पशुओं को चारा खत्म हो रहा है, वो हमारा समाज नहीं देख पा रहा है उस चीज़ को। तो वो उसमें एक तो बड़ी समस्या ये चीज़ आ जाती है। दूसरा, जो किंकरी देवी का जो अगर हम उसको संघर्ष को लेकर देखें, जब तक हम इसको, उसकी पूरी कहानी को, पूरे सच को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित नहीं करेंगे, तब तक वो पूरे समाज में बात नहीं जाएगी। अभी जो उसके बारे में, जो संघर्ष के बारे में अगर होता, हम आमतौर पे यही कहते हैं वो बीजिंग सम्मेलन में उसने भाग लिया, या उसको
भारत सरकार ने स्त्री शक्ति अवार्ड दिया। क्यों दिया उसको, उसका संघर्ष क्या था, वो किसी को पता नहीं है। वो आप किसी भी पत्रकारों से पूछ ले जो अखबारों में आपको उनके एल्बम में बड़ी बड़ी कटिंग के 10-10 पेज आपको दिखाएंगे वो, पर उसने असल में क्या किया वो नहीं बता पाएंगे शायद। क्यों किया, वो ऐसे क्या क्या फैक्टर थे जिन लोग फैक्टरों के साथ मिलकर, या कौन कौन उसके साथ को ट्रैवलर थे जिनके साथ उसने मिलकर ये संघर्ष किया, उसको वो सब लोग भूल जाते हैं। तो जब तक लोगों को सच्ची जानकारी नहीं मिलेगी तो लोग उसके काम को समझ नहीं पाएंगे। हमारी उस दौरान में तो फिर वो भी उसी टाइम बंद हुई थी माइनें, तो फिर जिससे कि हमारा इतना नुकसान हुआ था कि जहाँ पानी का चश्मा था वो भी बंद दब गए थे। उसमें घास पत्ती पशु के लिए चलने फिरने के लिए लकड़ी हर एक बात का नुकसान था जिम्मेदारों का, तो भी उस दौरान में जो है वो बंद किया गया था। लीडरता जो थी वो इस प्रकार से थी कि कई प्रकार से इनको धमकियाँ भी मिली कई जगह से, पर इन्होंने अपने कदम को वापस नहीं लिया, ना ही केस इन्होंने वापसी लिया, जिससे इन्होंने आगे की कार्रवाई की। और बाद में भगवान की कृपा ऐसी रही इन पे कि हाई कोर्ट से भी इनको डिसीजन ठीक मिला, आइन बंद भी हुई, जिसमें बाद में चोरी छिपे भी काम चला। हर घर में लड़कियां हो रही है, हमारी किंकरी देवी जैसी होनी चाहिए, और हर जगह जागरूकता फैले कि भाई चलो है किताबों में नहीं रह जाए स्मेट। देवी के संघर्ष के साथ फिर गाना भी बना रखा उसका। सब महिलाओं ने जो हमारे पूरे दिन का क्षेत्र में है वो उसका जो उसने काम किया उसमें वो गाना लाया गया। उसका जो व्यक्तित्व था वो था एक बेबाक महिला के रूप में थी। उसने कभी भी किस चीज़ से डरती नहीं थी, जहाँ उसने अपनी बात कहनी वो अपनी बात कह देती थी। महिला ना डर दी ना डर दी ना डर दी रे, महिला ना डर दी ना डर दी ना डर दी रे, टूरटी में दे खुले रे खानो रे, टूरटी में दे खुले रे खानो रे, खानो पाच की करिए लाइते जानो रे, महिला ना डर दी ना डर दी।